हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आप सबके साथ स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ये स्पाइन के कंडीशन के बारे में बात करूंगा। इसके बारे में ये होती क्या है कंडीशन, इसके सिम्टम्स क्या है, इसे डायग्नोस कैसे करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये कंडीशन के बारे में जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है? स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ये बेसिकली स्पाइन की एक कंडीशन है जहां पे रीढ़ की एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर आगे स्लिप करती है और ये स्लिप होने की वजह से मैकेनिकल या रेडिकुलर यानी कि लो बैक में पेन होना या फिर पैर में पेन जाना, ये जैसे सिम्टम्स पेशेंट्स को दिखाई देते हैं। ये जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। जैसे इसमें स्पॉन्डाइलोस का मतलब है स्पाइन या वर्टिब्रा या रीढ़ की हड्डी, और लिस्थेसिस का मतलब है स्लिपेज या मूवमेंट या आगे स्लिप होना। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का मतलब है जो वर्टिब्रा है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये दूसरे के ऊपर रिलेटिवली मूव करती है। इसमें आपको रिलेटिव मूवमेंट के हिसाब से दो कंडीशंस देख सकते हैं। एक है एंटेरोलिस्थेसिस, जहां पे जो नीचे की हड्डी है वो जगह पे रहेगी और ऊपर की हड्डी उसके ऊपर से आगे सरक जाएगी या आगे स्लिप करेगी। और रेट्रोलिस्थेसिस वैसे बहुत ही अनकॉमन है, परंतु किसी पेशेंट्स में ये भी रेट्रोलिस्थेसिस भी हम देखते हैं जहां पे ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी के रिलेटिवली पीछे स्लिप करेगी। ये आइदर एंटेरोलिस्थेसिस होगा या रेट्रोलिस्थेसिस होगा, परंतु ऑफ कोर्स कॉमन इज एंटेरोलिस्थेसिस। और मोस्ट कॉमन स्पाइन में ये कंडीशन लंबर स्पाइन में दिखाई देती है। लंबर स्पाइन में ये सबसे ज्यादा L5 S1 यानी कि फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा और S1 सैक्रल 1 वर्टिब्रा के बीच में दिखाई देती है। इसी के साथ साथ ये L4 L5 वर्टिब्रा में भी कॉमनली दिखाई देती है। जैसे आपने देखा कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस मोस्ट कॉमनली लंबर वर्टिब्रा में L5 S1 में दिखाई देता है। अभी लिस्थेसिस के टाइप्स को देखने से पहले मैं आपको और एक थोड़ा कंफ्यूजन आपको क्लियर करना चाहता हूं कि स्पॉन्डाइलोलाइसिस और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस इनमें फर्क है। लाइसिस का मतलब है सिर्फ ब्रेक आना, यानी कि स्पाइन में जो एक पार्स इंटरआर्टिकुलरिस, जो आप जैसे फोटो में देखोगे कि आर्टिकुलर प्रोसेस वर्टिब्रा की और ट्रांसवर्स प्रोसेस, इनको जो जोड़ता है, जहां पे जुड़ते हैं ये, वहां पे जो एरिया होता है हड्डी का उसे पार्स इंटरआर्टिकुलरिस कहा जाता है। तो इनमें जब जस्ट ब्रेक होता है, फ्रैक्चर होता है, तो उसे लाइसिस कहते हैं। तो स्पॉन्डाइलोलाइसिस वर्टिब्रा लाइसिस, ओके। और लिस्थेसिस का मतलब है कि एक्चुअल स्लिपेज या मूवमेंट होना या फिर वो आगे स्लिप कर देना। लिस्थेसिस और लाइसिस, इनमें ये फर्क है। ये जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, लिस्थेसिस की वजह से बैक पेन और रेडिकुलर पेन ये दोनों हो सकते हैं। लाइसिस की वजह से बहुत बार सिर्फ बैक पेन होता है, और लाइसिस जब होता है तो वो पेशेंट्स को लिस्थेसिस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लाइसिस कैन लीड टू लिस्थेसिस। ये जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, इसके हम टाइप्स देखते हैं। इसमें जो 3 टाइप्स है वो काफी कॉमन टाइप्स है और 3 है वो लेस कॉमन है। तो पहले कॉमन वाले हम देखते हैं। इसमें पहला है कंजेनाइटल और डिस्प्लास्टिक। इसमें पेशेंट है उसे जन्म से उनके स्पाइन में डिफेक्ट होता है या स्लिपेज होता है। स्पेशली उनका जो पार्स इंटरआर्टिकुलरिस, ये जो एरिया है, ये डिस्प्लास्टिक होने की वजह से वहां पे स्लिपेज के चांसेस ज्यादा रहते हैं और उसकी वजह से स्लिपेज होता है। दूसरा टाइप है, इसे इस्थमिक टाइप बोलते हैं। और जो मैं ये पार्स इंटरआर्टिकुलरिस जो ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इस हड्डी में, रीढ़ की इस पार्ट में, पार्स इंटरआर्टिकुलरिस में बेसिकली डिफेक्ट आ जाता है या फ्रैक्चर आ जाता है। इसमें भी 2 टाइप्स हैं, एक तो A और B। ये टाइप में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने की वजह से लाइसिस होती है, जैसे मैंने कहा स्पॉन्डाइलोलाइसिस, और फिर स्लिपेज होता है। और टाइप B में बेसिकली फ्रैक्चर होता है बट रिपीटेटिव फ्रैक्चर और रिपीटेटिव हीलिंग ये प्रोसेस होती है। उसकी वजह से जो पार्स इंटरआर्टिकुलरिस एरिया है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से, लेंथ बढ़ने की वजह से स्लिपेज होता है। ये रहा इस्थमिक टाइप। देन थर्ड टाइप इसमें आता है डीजनरेटिव। ये ओल्ड एज में काफी कॉमन टाइप है, जैसे भी स्पेशली 50 प्लस में ये दिखाई देता है।
जहां पे बिकॉज ऑफ ओल्ड एज और डिजनरेशन, वेयर एंड टेयर जैसे स्पाइन का होता है, उसकी वजह से फैसेट जॉइंट डिजनरेशन होता है, और जो डिस्क है हड्डी के बीच में उनमें डिजनरेशन होता है, और उसकी वजह से जो लिगामेंट्स है वो काफी लैक्स हो जाते हैं, और देन एक वर्टिब्रा दूसरे के ऊपर स्लिप करता है। सो ये डिजनरेटिव टाइप है। अभी लेस कॉमन टाइप्स में क्या आता है, तो लेस टाइप कॉमन में एक ट्रॉमेटिक है। ट्रॉमेटिक में बेसिकली आफ्टर एक्सीडेंट और ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ दैट पार्स इंटरआर्टिकुलरिस या फैसेट जॉइंट स्ट्रक्चर का फ्रैक्चर हो जाना, उसकी वजह से होता है। दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में जनरलाइज्ड बोन डिसीज या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में ये लिस्थेसिस होता है, या फिर लोकलाइज कोई वहां पे पैथोलॉजी हो, फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन है, नियोप्लाज्म या ट्यूमर्स है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और लास्ट जो है सिक्स्थ टाइप वो है आयाट्रोजेनिक। और ये आयाट्रोजेनिक इसीलिए है कि बहुत बार स्पाइन सर्जरी के बाद लिस्थेसिस दिखाई दिया गया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लैमिनेक्टोमी के बाद दिखाई देता है। सो इसलिए ये स्पाइन सर्जरी के बाद होता है, इसलिए इसे आयाट्रोजेनिक टाइप कहा जाता है। तो ये मैंने आपको एक लिस्थेसिस के टाइप्स बताए। सो इसका परसेंटेज क्या है, हाउ मेनी पीपल एक्चुअली सफर। वैसे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4 to 6% एडल्ट पॉपुलेशन में लिस्थेसिस कंडीशन स्पाइन में होती है, परंतु सबको इसके सिम्टम्स या तकलीफ नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसके साथ नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होती है। टीनेजर्स या यंग एज में यूजुअली जो मैंने कहा इस्थमिक या लाइसिस वाला जो होता है, जिसमें ब्रेक होता है और उसके बाद स्लिपेज होता है, वो टाइप ज्यादा दिखता है। और ओल्ड एज में 50 प्लस या फीमेल्स में डिजनरेटिव टाइप ज्यादा दिखाई देता है। इसके हम रिस्क फैक्टर्स भी देखते हैं। यूजुअली जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में होते हैं, जैसे एथलीट्स हैं यंग एज में, स्पेशली टीनेजर्स एज में, रिपीटेटिव जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं, फुटबॉल जैसा स्पोर्ट्स है, जिम्नास्टिक जैसा है, स्पेशली जहाँ पे स्पाइन का हाइपर एक्सटेंशन या पीछे वाला मूवमेंट ज़्यादा होता है, उन टाइप के स्पोर्ट्स में लिस्थेसिस होने के चांस, लाइसिस होके लिस्थेसिस होने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स पार्स इंटरआर्टिकुलरिस के होते हैं। इसी के साथ साथ देयर इज जेनेटिक और कंजेनाइटल रीजंस आल्सो, जहाँ पे जो पार्स इंटरआर्टिकुलरिस ये जो हड्डी की एरिया है, वर्टिब्रा की एरिया है, वो यदि वीक है, थिन है जेनेटिकली, तो उन पेशेंट्स में लिस्थेसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ये मेनली दो रिस्क फैक्टर्स दिखाई देते हैं, और जैसे एज बढ़ता है वैसे डिजेनरेटिव लिस्थेसिस भी दिखाई देता है। इसके यूजुअली सिम्टम्स क्या होते हैं स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के? मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स एज आई सेड कि जिनको है उन्हें सिम्टम्स होते ही नहीं। जिन लोगों को ये सिम्टम दिखाई देते हैं लिस्थेसिस के, उनमें बैक पेन या लो बैक पेन ये सबसे कॉमन सिम्टम है, और वो भी मैकेनिकल टाइप का लो बैक पेन होता है। स्पेशली जब वो कुछ एक्टिविटी करते हैं तब उनको दर्द होता है, जब रेस्ट लेते हैं उन्हें दर्द पूरा निकल जाता है। और इसमें यदि दर्द या सिम्टम्स बढ़ने के चांसेस आते हैं जब कोई नर्व या कोई भी जो नस है वहां से निकलने वाली यदि पिंच हो जाती है, तो फिर पैर में, थाई में, ऐसे एरियाज में भी दर्द आना चालू हो सकता है। इसी के साथ साथ और भी सिम्टम दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग स्पाज्म, जो अपने हैमस्ट्रिंग मसल है थाई के पीछे वाले, बटक्स में पेन आ जाना, लो बैक में स्टिफनेस रहना, स्पेशली इन द मॉर्निंग आवर्स बैक स्टिफ हो जानी, वो सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। रेडिकुलर सिम्टम जैसे मैंने कहा, पैर में पूरे दर्द आना, झुंझुनाहट आना, स्पेशली ये जब नस दब जाती है उसकी वजह से हो सकता है, या खड़े रहने के बाद बैक पेन या लेग पेन आना, बटक्स में पेन आना, बिकॉज वो भी रेडिएटिंग पेन होता है यदि स्पेशली L5S1 एरिया में जब लिस्थेसिस होता है तो इसी के बैक पेन के साथ साथ ये बाकी के सिम्टम भी वहाँ पे आ सकते हैं। So, जब भी ये पेशेंट हमें विजिट करते हैं तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री ये तो इम्पोर्टेंट ही है, और एग्जामिनेशन में स्पेशली आप यदि एक फिंगर से पाल्पेट करोगे तो जहाँ पे भी लिस्थेसिस है, जैसे L4-5 एरिया और L5S1 हो, वहाँ पे एक स्टेप ऑफ साइन आपको महसूस होगा, जहाँ से भी आएगा वहाँ पे एक स्टेप महसूस होगा, और देन अगेन लंबा स्पाइन चालू हो जाएगा। हम सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशंस इसमें किए जाते हैं एक्सरेज, और एक्सरेज में भी लैटरल एक्सरे जो किया जाता है उसमें आपको लिस्थेसिस बहुत क्लियरली दिख सकता है। और बेस्ड ऑन द एक्सरे फाइंडिंग्स और MRI और CT फाइंडिंग्स लिस्थेसिस का ग्रेडिंग किया गया है। इसमें 5 ग्रेडिंग्स होते हैं, जैसे कि आप देखोगे ग्रेड 1 में
ये ग्रेडिंग बेस्ड ऑन है कि ये वर्टिब्रा जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो नीचे वाले में कितनी परसेंट आगे स्लिप हुई है। सो ग्रेड 1 में 0 to 25% स्लिपेज होता है, ग्रेड 2 में 26 to 50% होता है, ग्रेड 3 में 51 to 75% होता है, और ग्रेड 4 में 76 to 100% होता है। सो ये 4 ग्रेड्स है, और जिनमें 100% से भी ऊपर स्लिप होके वर्टिब्रा ऑलमोस्ट एंटीरियर सरफेस पे जाता है नीचे वाले वर्टिब्रा के, उसे स्पॉन्डाइलोप्टोसिस ये कंडीशन कहा जाता है। और हमने तो ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिनको स्पॉन्डाइलोप्टोसिस है, 100% से भी ज्यादा स्लिपेज है, बट उनको स्पाइन रिलेटेड वो दे आर नॉट हैविंग मच प्रॉब्लम्स, एंड इवेंचुअली आफ्टर सम इयर्स दे मे डेवलप सम अदर एसोसिएटेड कंडीशंस। सो एक्सरे के साथ साथ सीटी स्कैन, स्पेशली जब लाइसिस होता है, और एक्सरे में कभी कभी लाइसिस डायग्नोसिस नहीं होता है, तो सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ती है एक्सरे में। और एक मैं आपको कहूंगा, एक ऑब्लिक एक्सरे करके एक व्यू आता है, जहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉटी डॉग साइन आती है। और जैसे आप यहाँ फोटोग्राफ में भी देखोगे कि ये स्कॉटी डॉग का एक साइन जैसे ऑब्लिक एक्सरे में दिखता है, वहां पे ये जो डॉग है, जहां लाइसिस होता है, वहां पे आपको नेक में, स्पेशली डॉग के नेक में ब्रेक दिखेगा। सो ये ब्रेक इन द नेक ऑफ अ स्कॉटी डॉग आप देखोगे। ये नॉर्मल स्कॉटी डॉग के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, और उसी के साथ साथ जब लिस्थेसिस होता है तब ये लेंदन भी हो जाता है। सो ये नेक लेंदन हो जाता है, तब ये बेसिकली लिस्थेसिस के बाद होता है। इसे और इवैल्यूएट करने के लिए एमआरआई स्कैन भी किया जाता है, जहां पे अगेन आप लिस्थेसिस तो देख ही सकते हो एमआरआई में। उसी के साथ साथ यदि कोई शूडो डिस्क बल्ज है, जैसे आप कहोगे कि स्लिप डिस्क तो एक कंडीशन है जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, और यदि आपको स्लिप डिस्क के बारे में जानना है तो उसकी वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो डिस्क जो है, यहाँ पे ये डिस्क बन जाती है, क्यों बनती है? क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो है, वहां पे एक वर्टिब्रा दूसरे के ऊपर जब स्लिप करता है, तब जो अंदर की डिस्क है वो अपरेंटली बल्ज आपको दिखेगा, और उसे शूडो डिस्क बोलते हैं। तो उसके वजह से यदि नसों में दबाव आ जाता है तो फिर पैर में दर्द आना चालू होता है। तो दिस इज बेसिकली, इसे कहते हैं रेडिकुलर सिम्टम्स या पैर में दर्द आना। एमआरआई स्कैन के बाद जरूरत के हिसाब से आपको ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, एंड देन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ही काफी पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, ज्यादा उनको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो सबसे पहले हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप जिस कंडीशन की वजह से आपको दर्द बढ़ता है, पहले तो रेस्ट ले लीजिए। फॉर एग्जांपल, यदि कोई रिपीटेटिव एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, तो वहां से रेस्ट लेना जरूरी है। उसके साथ साथ कोई मेडिकेशन भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे एनसेड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, या फिर मसल रिलैक्सेंट्स है, ताकि एक्यूट स्पाज्म या पेन जो अभी चालू हुआ है उसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ये जब ट्रीटमेंट मेडिकेशन दिया जाता है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, उसे ब्रेसिंग बोलते हैं या लंबर फॉर्सेप्स। यहाँ पे जो स्पाइन में मूवमेंट्स हो रही है, और वो भी इंस्टेबिलिटी की वजह से या फिर लिस्थेसिस की वजह से, उन्हें रोकना जरूरी है, और उसके लिए ब्रेसिंग या कॉर्सेट देना बहुत जरूरी होता है। ये अभी काफी रिजिड टाइप के लंबर ब्रेसेस दिए जाते हैं, और जिस लेवल पे, लेट्स से L4 L5 या L5 S1, जहां पे लिस्थेसिस है, वहां पे टारगेट करके इसे सपोर्ट देना जरूरी होता है। स्पेशली जब ड्यूरिंग द डे जब आप एक्टिविटी करते हैं या रूटीन काम कर रहे हैं, उस वक्त यूज करना जरूरी है। रात में सोते वक्त इसे निकाल के सो सकते हैं। देन फिजिकल थेरेपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ट्रीटमेंट में आता है, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में, जहाँ पे इनिशियली इलेक्ट्रोथेरेपी मोडेलिटीज दी जाती है, जैसे पेन कम करने के लिए, डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए, स्पाज्म कम करने के लिए, और उसी के साथ साथ एक्सरसाइजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज में भी आपको एक सिस्टमेटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम आपके कंडीशंस के हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से बनाना बहुत जरूरी होता है, और आपके जो थेरेपिस्ट है वो आपको जरूर इसकी सलाह देंगे। मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन जरूर दे सकता हूँ, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है कि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक एक्सरसाइज करना है, स्पेशली ट्रंक मसल्स जो कि स्पाइन को स्टेबलाइज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा है कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो आपको पेन और डिसेबिलिटी भी कम करने के लिए हेल्प करेगी। इसके साथ साथ एंटी लॉर्डोटिक मूवमेंट्स ऑफ द स्पाइन, जिस एक्सरसाइज में हम नॉर्मली करते हैं, वो एक्सरसाइज को भी आपको ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। देन
स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जहां से लंबर स्पाइन पे जो एक्सटेंशन लोड या एक्सटेंशन प्रेशर आता है वो कम करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी उतनी इंपॉर्टेंट है। देन गेट ट्रेनिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली चलते हुए, क्योंकि हैमस्ट्रिंग काफी स्पाज्म में रहता है और पेल्विक टिल्ट भी काफी चेंज होने लगता है, तो गेट ट्रेनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ बैलेंस ट्रेनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि लिस्थेसिस के लिए जब एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेंथनिंग तो ही है, बट ज्यादा हमें मसल बैलेंस के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस हम प्रेफरेबली पेशेंट्स को बताते हैं। विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस में भी उसमें 7 एक्सरसाइज आते हैं, बट इसमें से भी 4 एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें है पेल्विक टिल्ट्स। आप देखोगे वो कैसे करते हैं, आप उस तरीके से उसे करना है। दूसरा एक्सरसाइज आता है नी टू चेस्ट एक्सरसाइजेस, देन पार्शियल सिटअप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फोर्थ एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक्सरसाइजेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस है, स्पेशली जिनको लिस्थेसिस की तकलीफ है इनके। सो एक्सरसाइज, ये फिजिकल थेरेपी के साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिलेटेड टू योर पोस्चर्स, अर्गोनॉमिक वे ऑफ वर्किंग, ये समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी पोस्चर में आप काम करते हो और वो हर रोज करते हैं या सोते हैं, उसका इफेक्ट आपके स्पाइन के ऊपर जरूर होता है। सो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड अर्गोनॉमिक वे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो फॉलो करना जरूरी है। ये सब करके भी जिनको रिलीफ नहीं आता है, उन्हें हम स्पाइनल इंजेक्शन प्रोसीजर्स सजेस्ट करते हैं। इनमें भी डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन एंड टाइप, फैसेट जॉइंट मीडियल ब्रांच ब्लॉक्स होते हैं, जिसमें बेसिकली जो फैसेट जॉइंट्स है जिसकी वजह से आपको ज्यादा दर्द हो रहा है, उन्हें जो नर्व्स होती है उन्हें ब्लॉक किया जाता है। देन कुछ पेशेंट्स के लिए हमें, यदि स्पेशली जिनको रेडिकुलर सिम्टम्स है, जैसे पैर में दर्द जा रहा है, उन्हें एपिड्यूरल इंजेक्शंस भी देने की जरूरत पड़ सकती है। ऑफ कोर्स ये इंजेक्शंस के साथ साथ एक्सरसाइज और रिहैबिलिटेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स स्पाइनल इंजेक्शन के बाद काफी पेन फ्री हो जाते हैं। फिर भी आपको यदि कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप हमें जरूर लिखिए, हम इसका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे पेन फ्री।